Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. अस्सलामुअलैकुम। क्लासरूम असेसमेंट एंड आइटम्स डेवलपमेंट, जो कि पेडागोजी का एक सब टॉपिक है, उसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आपसे मेरी छोटी सी गुजारिश है कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज का लेसन। क्वेश्चन नंबर 1 है, लिमिटेड टू क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल्स परफॉर्मेंसेस। यानी कि क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन होती है जिसमें यानी जो है ना, आप नंबर देते हैं, नंबर्स के सेंस में उसमें वैल्यू जजमेंट नहीं होती, बल्कि आप किसी को मार्क्स एलोकेट करते हैं, उनको नंबर देते हैं, उनकी आप एक तरह की लिस्ट, मेरिट लिस्ट बनाते हैं, या उनको एक परसेंटेज एलोकेट करते हैं। तो वो होती है इवैल्यूएशन में, मेजरमेंट में, टेस्ट में या एग्जामिनेशन में। तो मेजरमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप किसी चीज़ की क्वांटिटी को मेजर करते हैं, यानी क्वांटिटेटिव जो है ना डिस्क्रिप्शन होती है, नंबर आप एलोकेट करते हैं। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द पर्पज ऑफ इवैल्यूएशन इज़ टू मेक। इवैल्यूएशन का क्या पर्पज होता है? डिसीजन करना, प्रिडिक्शन करना, ओपिनियन लेना या जजमेंट करना। तो इवैल्यूएशन के ज़रिए जो है ना, आप एक जजमेंट करते हैं कि जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो किस हद तक अचीव हुए हैं, और स्कूल के जो बच्चे हैं या ओवरऑल जो स्कूल की परफॉर्मेंस है वो कैसी है, आप जजमेंट करते हैं इवैल्यूएशन से। इवैल्यूएशन एक वास्ट एलिमेंट है और स्कोप में ये सबसे वास्ट आ जाती है, तो इसका पर्पज़ है जजमेंट। नेक्स्ट है, द पर्पज़ ऑफ इवैल्यूएशन इज़ टू मेक जजमेंट अबाउट एजुकेशनल। यानी इवैल्यूएशन का पर्पज़ ये है कि वो आप जजमेंट करते हैं किसके मुतालिक, एजुकेशनल क्वालिटी के मुतालिक, क्वांटिटी के मुतालिक, या टाइम पीरियड या एज के मुतालिक। तो आप इवैल्यूएशन के ज़रिए एजुकेशनल क्वालिटी को चेक करते हैं कि किस हद तक एजुकेशनल क्वालिटी जो है ना दी जा रही है, क्वालिटी एजुकेशन आगे प्रमोट की जा रही है। ये इसका आंसर हो जाएगा। इवैल्यूएशन दैट मॉनिटर्स लर्निंग प्रोग्रेसेस। यानी ऐसी इवैल्यूएशन जो कि लर्निंग प्रोग्रेस को मॉनिटर करती है, वो कौन सी टाइप ऑफ इवैल्यूएशन है? प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। कौन सी टाइप है जो कि ऑनगोइंग लर्निंग प्रोग्रेस को जो इवैल्यूएट करती है या उसको जज करती है, वो होती है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। द फर्स्ट स्टेप इन मेजरमेंट इज। मेजरमेंट का पहला स्टेप क्या होता है? डिसीजन ऑफ व्हाट टू मेजर, यानी कि क्या आप मेजर करना चाहते हैं वो आप फैसला करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ टेस्ट, सबसे पहले आप टेस्ट बनाते हैं। एडमिनिस्ट्रिंग द टेस्ट, टेस्ट कंडक्ट करते हैं, या मार्किंग द टेस्ट। यानी कि पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहले आप ये देखते हैं कि आपने क्या मेजर करना है, यानी कि डिसीजन ऑफ व्हाट टू मेजर इज द फर्स्ट स्टेप इन मेजरमेंट। ये इसका आंसर हो जाएगा। द पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मकसद क्या होता है? मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स। आप फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के जरिए बच्चों की प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं। सिलेक्टिंग द स्टूडेंट्स, बच्चों को आप सिलेक्ट करते हैं। प्रोमोटिंग टू नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट स्टेज, आप नेक्स्ट स्टेज में उनको प्रमोट करते हैं। या चेक फाइनल स्टेटस, या आप फाइनल स्टेटस को चेक करते हैं। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के जरिए आप ये करते हैं कि प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं, यानी ऑनगोइंग एक इवैल्यूएशन होती है, ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, उसके ज़रिए आप इवैल्यूएट करते हैं कि बच्चों की प्रोग्रेस कैसी है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी। नेक्स्ट है, द मेन एडवांटेज ऑफ एसे टाइप टेस्ट इज। एसे टाइप टेस्ट का मेन एडवांटेज क्या है? दे मेजर कॉम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम्स विच कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अदर टाइप ऑफ टेस्ट्स। यानी कि वो उन लर्निंग आउटकम्स को मेजर करते हैं जो कि दीगर जो मुख्तलिफ तरह के टेस्ट होते हैं उनके ज़रिए आप मेजर नहीं कर सकते। बी है कि द स्टूडेंट्स कैन गेस द आंसर। स्टूडेंट्स आंसर गेस कर सकते हैं, इसमें एडवांटेज ये होता है ऐसे का। या आर इजी टू मार्क, ऐसे टाइप जो टेस्ट होते हैं वो इजी होते हैं मार्क करने में। या कैन डायग्नोज द लर्निंग डिफ़िकल्टीज ऑफ स्टूडेंट्स। तो ऐसे टाइप टेस्ट के ज़रिए आप बच्चों की लर्निंग डिफ़िकल्टीज, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो आप जज करते हैं। तो ऐसे टाइप टेस्ट में आप ये करते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम्स होते हैं विच कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अदर टाइप्स ऑफ टेस्ट, वो आप करते हैं। क्योंकि बाकी जो टेस्ट होते हैं MCQs और दीगर, तो वो आपका जो नॉलेज है, आपने कितना गेन किया, कितना रिटेन कर रहे हैं आप, तो वो एक शॉर्ट आंसर्स होते हैं। लेकिन आपकी जो कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज़ होती हैं, आपने जो चीज़ें लर्न की होती हैं, वो आपके ऐसे टाइप टेस्ट से आपकी जज की जाती हैं।
असेस अचीवमेंट एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन इज, यानी कि इंस्ट्रक्शन के एंड पे, पढ़ाने के आखिर में आप जब अचीवमेंट लेवल को चेक करते हैं तो कौन सी असेसमेंट होती है? वो प्लेसमेंट असेसमेंट होती है, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक या समेटिव? तो जो समेटिव असेसमेंट होती है ना, दैट इज एट द एंड ऑफ द कोर्स ऑफ स्टडी। तो एट द एंड ऑफ द लेक्चर या एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन जो है, तो आप समेटिव असेसमेंट के जरिए आप क्या करते हैं, ये जज करते हैं कि कितना अचीव किया गया है। नेक्स्ट है वास्ट ऑफ ऑल इन स्कोप इज, इन तमाम में सबसे जो है ना बड़ी टाइप ऑफ टेस्ट या असेसमेंट कौन सी है? तो वास्ट सबसे चीज़ कौन सी है? टेस्ट है, मेजरमेंट है, असेसमेंट है या इवैल्यूएशन है? तो इवैल्यूएशन जो है ना स्कोप में सबसे बड़ी है, इनमें से इवैल्यूएशन का स्कोप सबसे ज़्यादा है। द लीस्ट इन स्कोप इज, कम से कम स्कोप किसका है? टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन। तो ये टेस्ट का स्कोप जो है तो वो कम से कम होता है। परमानेंट डिफिकल्टीज इन लर्निंग आर इन्वेस्टिगेटेड इन, लर्निंग में आपकी जो परमानेंट डिफिकल्टीज होती हैं वो आप कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं, यानी कि बच्चों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं? समेटिव इवैल्यूएशन के जरिए, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के जरिए, फॉर्मेटिव, ये डबल आ गया है, नन ऑफ द अबव। तो ये जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होती है ना, उसके जरिए आप किसी की डिफिकल्टीज को इन्वेस्टिगेट करते हैं। इन विच क्वेश्चन मार्किंग विल बी मोर रिलायबल, यानी किस तरह के सवालात में मार्किंग ज़्यादा रिलायबल होती है? कंप्लीशन में, शॉर्ट आंसर में, एमसीक्यूज में या एसे टाइप में? तो मार्किंग रिलायबल ज़्यादा होती है एमसीक्यूज में, चूँकि यहाँ पे गलती का जो है ना चांस नहीं होता। इन मल्टीपल चॉइस आइटम्स द स्टेम ऑफ द आइटम शुड बी, मल्टीपल चॉइस आइटम्स में जो स्टेम होता है वो कैसा होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए, स्मॉल, मीनिंगफुल या रेलिवेंट? तो स्टेम जो होता है ना, ये जो स्टेटमेंट होती है उसको हम स्टेम बोलते हैं। तो स्टेम को मीनिंगफुल होना चाहिए, लार्ज स्मॉल की बात ही नहीं है। तो ये क्या है कि इसको मीनिंगफुल होना चाहिए, जिससे पढ़ के बात की समझ आ सके। इट शुड बी मीनिंगफुल। अ टेस्ट वेरी पॉपुलर विद द क्लासरूम टीचर इज, क्लासरूम टीचर्स के जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करते हैं, या जो कौन सा टेस्ट है वो पॉपुलर है, किस टाइप का टेस्ट है? ट्रू फॉल्स, कंप्लीशन, मैचिंग आइटम्स या एमसीक्यूज? तो एमसीक्यूज टाइप ऑफ टेस्ट जो है ना इज वेरी पॉपुलर विद द क्लासरूम टीचर्स। फ्रीक्वेंटली यूज टूल ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन इज, समेटिव इवैल्यूएशन का जो टूल है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वो किस तरह का टूल है? टेस्ट है, टीचर ऑब्जर्वेशन है, डेली असाइनमेंट है या ओरल क्वेश्चनिंग? यानी कि आप समेटिव इवैल्यूएशन किस तरह से करते हैं? तो ये समेटिव इवैल्यूएशन हम टेस्ट के जरिए करते हैं, डेली असाइनमेंट के जरिए नहीं होती, ओरल क्वेश्चनिंग भी नहीं होती, ऑब्जर्वेशन के जरिए भी नहीं होती, बल्कि बाकायदा एक टेस्ट लेके आप इसकी इवैल्यूएशन करते हैं, समेटिव इवैल्यूएशन। द मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्मेट ऑन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इन यूएसए इज, यानी यूएसए में जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं ना, उनमें जो मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्मेट है, कौन सा फॉर्मेट है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है? मल्टीपल चॉइस का, एसे टाइप, मैचिंग, शॉर्ट आंसर्स? तो ये एमसीक्यूज टेस्ट जो है ना, तो ये वाइडली यूज होता है, एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है जो कि यूएसए में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। विच क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट टू मार्क विद रिलायबिलिटी, कौन से क्वेश्चन जो हैं तो रिलायबिलिटी के साथ मार्क करना जो है ना वो डिफिकल्ट हैं, यानी कि कौन से क्वेश्चंस आप हैं मुश्किल होते हैं मार्क करना, और वो रिलायबिलिटी भी हो आपकी मार्किंग में। एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर, स्ट्रक्चर्ड एसेस, अनस्ट्रक्चर्ड एसेस? स्ट्रक्चर्ड एसेस वो होते हैं ना जो एसे का एक स्ट्रक्चर बना होता है, उसमें बाकायदा पैराग्राफ होते हैं या आपने पॉइंट्स वगैरह दिए होते हैं। तो अनस्ट्रक्चर्ड एसे ये होता है ना, वो उसमें पैराग्राफ्स नहीं होते, बस एक ही पेज पे या 2 पेज पे सीधा सीधा लिखा होता है। एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर्स आपको बताएं तो ये जो है ना ज़्यादा डिफिकल्ट कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन है मार्क करने, वो अनस्ट्रक्चर्ड एसे जो हैं वो ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं मार्क करने। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज टू मेजर, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो है ना वो क्यों इस्तेमाल होती हैं? प्रोजेक्टिव टेक्निक एटीट्यूड को मेजर करने के लिए, इंटेलिजेंस, नॉलेज या पर्सनालिटी? तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स ही बेसिकली ना आपकी पर्सनालिटी को मेजर करने की एक टेक्निक होती है। आपसे सवाल जवाब किए जाते हैं, आपको प्रोजेक्ट किया जाता है, यानी आपसे एक प्रेजेंटेशन ली जाती है, एक तरह की ना आपसे क्वेश्चनिंग की जाती है, तो उससे आपकी पर्सनालिटी को वो जज किया जाता है, मेजर किया जाता है।
टेस्ट मीन्ड फॉर प्रिडिक्शन ऑन ए सर्टेन क्राइटेरिया आर। प्रिडिक्शन आप किसी फ्यूचर के बारे में करते हैं ना, तो ऐसा टेस्ट जिससे आप प्रिडिक्शन करते हैं किस कोई क्राइटेरिया सामने रख के, तो यानी फ्यूचरिस्टिक आप जो है ना हो के, तो आप एक टेस्ट लेते हैं कि इस बंदे ने फ्यूचर में कैसी परफॉर्मेंस करनी है। वो किस तरह का टेस्ट होता है? अचीवमेंट टेस्ट होता है, पर्सनालिटी टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, या नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है। जैसे आर्मी में जो है ना, तो आपसे एक टेस्ट लिया जाता है जिससे आपके हवाले से प्रिडिक्शन की जाती है, या दीगर जो ऑर्गेनाइजेशन हैं तो वो एक एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं आपसे। उन्होंने ये जज करना होता है कि आपने फ्यूचर में आपका एप्टीट्यूड, आपका मिलान तबीयत का किस तरह का है, तो आप किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप ठीक हैं या नहीं है, तो वो एक एप्टीट्यूड टेस्ट के जरिए प्रिडिक्शन की जाती है। द टेस्ट measures what we intend to measure, this quality of test is called। यानी ऐसा टेस्ट जो हम मेजर करना चाहते हैं, अगर वही चीज़ मेजर करे तो ये टेस्ट की क्या क्वालिटी होती है? वैलिडिटी होती है, रिलायबिलिटी होती है, ऑब्जेक्टिविटी या यूजेबिलिटी। तो वैलिडिटी ये है कि टेस्ट की ये क्वालिटी होती है कि जो हम मेजर करना चाह रहे हैं बिल्कुल वही चीज़ टेस्ट मेजर करे जो हम चीज़ जज करना चाह रहे हैं, तो ये उसकी क्वालिटी होती है जिसको हम वैलिडिटी कहते हैं। The tests made to compare the performance of a student with other students is called। ऐसा टेस्ट जो कि एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को दूसरे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस से कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको हम क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट या डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। उसको हम नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कहते हैं। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में ये होता है ना, एक बच्चे की परफॉर्मेंस को दीगर उसी एज के, उसी जो है ना लेवल के बच्चों की परफॉर्मेंस से जज किया जाता है, उसको एक तरह से कंपेयर किया जाता है, तो ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कहलाता है। नेक्स्ट कुछ एमसीक्यूज जो हैं, तो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन टीयूएस के हवाले से हैं। तो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन ये होता है ना, ये एक टूल होता है विच इज यूज्ड टू इंश्योर दैट अ टेस्ट और असेसमेंट measures the content and thinking skills that the test intends to measure। यानी कि TUS आप पहले बनाते हैं ना टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन टेस्ट को बनाने से पहले, तो इसका मकसद ये होता है कि आप जब असेसमेंट ले रहे हैं तो आप वो जो कंटेंट्स हैं और थिंकिंग स्किल्स जो बच्चों की जो आप मेजर करना चाहते हैं, तो वो एक टेबल आप बना लेते हैं कि उसके अकॉर्डिंग आपने टेस्ट को डेवलप करना है, तो उसको हम टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन कहते हैं। इसमें देखिए ना, ऑब्जेक्टिव ये सारे रखे जाते हैं जो आपने ड्यूरिंग कोर्स ऑफ स्टडी ऑब्जेक्शन सामने रख के आपने पढ़ाया होता है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप आइटम्स जो है ना डेवलप करते हैं कि इस तरह के हमने टेस्ट आगे डेवलप करने होते हैं। तो ये आप देखते हैं कि कितनी परसेंटेज किस तरह के आपने आइटम्स में रखनी होती है। तो ये टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है ना, तो इसके अकॉर्डिंग आप फिर आगे टेस्ट डेवलप करते हैं। तो द अल्टरनेटिव नेम ऑफ द टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन का दूसरा नाम क्या है? टेस्ट ब्लूप्रिंट इसका दूसरा नाम है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन का। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन हेल्प्स इन, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन किस तरह से हमारी मदद करता है? टेस्ट डेवलप करने में, टेस्ट को कंडक्ट करने में, टेस्ट के स्कोर यानी कि टेस्ट में स्कोर करने में मदद देता है, या टेस्ट की रिपोर्ट आगे देने में हमें मदद देता है। तो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जैसे मैंने पहले बताया कि टेस्ट की डेवलपमेंट में ये हमें मदद फ्राहम करता है, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। द पर्पस ऑफ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन का मकसद क्या होता है? टू डेवलप इंटीग्रेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स एंड कंटेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स और कंटेंट्स के दरमियान जो है ना आप क्या करें? इंटीग्रेशन, यानी कि उनको साथ लेके चलें। टू डेवलप अ बैलेंस टेस्ट, एक बैलेंस टेस्ट बनाएं। टू हेल्प द टीचर टू सैंपल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल कंटेंट्स, आप टीचर की मदद करते हैं कि वो तमाम जो कंटेंट्स हैं ना उनमें से सवालात उठाए। ऑल ऑफ द अबव, जैसे पहले डिस्कस हुआ, ये तमाम इसमें चीज़ें शामिल होती हैं टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन में। डी हो जाएगा आंसर। द सप्लाई टाइप टेस्ट आइटम इज, सप्लाई का मतलब होता है ना प्रोवाइड करना, मुहैया करना, तो ये किस तरह का टेस्ट होता है? सप्लाई टाइप टेस्ट। ट्रू फॉल्स होता है, मैचिंग आइटम होता है, एमसीक्यूज होता है, या कंप्लीशन। कंप्लीशन में आप कोई चीज़ प्रोवाइड करते हैं ना, जैसे खाली जगह है या आगे कोई चीज़ कंप्लीट करने के लिए, तो ये कंप्लीशन में आप कोई चीज़ सप्लाई करते हैं आगे। डी हो जाएगा। अल्टरनेटिव रिस्पांस आइटम इज, अल्टरनेटिव रिस्पांस आइटम क्या है? यानी कि एक नहीं, ये आंसर हो या ये आंसर हो, ये अल्टरनेट होता है ना। ट्रू फॉल्स ये अल्टरनेट है, देखिए ना, ट्रू है या फॉल्स है, अल्टरनेट। राइट रॉन्ग, करेक्ट इनकरेक्ट, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये तमाम अल्टरनेट्स हैं। एक सवाल है ना, तो वो या तो सही होगा या गलत होगा स्टेटमेंट, राइट होगी या रॉन्ग होगी, करेक्ट होगी या इनकरेक्ट होगी, तो ये अल्टरनेट रिस्पॉन्सेज हैं जिनमें से आपने एक को टिक करना होता है। दिस इज कॉल्ड
अल्टरनेट रिस्पांस, डी आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी कॉलम्स मैचिंग आइटम्स हैव, आपको पता है कि जब मैच आप कॉलम बनाते हैं ना तो एक साइड पे एक आपने लिखा होता है, जैसे मसलन जो है ना मुख्तलिफ शहर हैं तो आगे सूबों के नाम है, जैसे यहाँ पे लाहौर है तो इधर आपने उसको पंजाब से मैच करना है, तो ये 2 कॉलम होते हैं इसमें, 2 कॉलम्स। द आइटम इन द कॉलम फॉर विच अ मैच इज सॉर्ट इज कॉल्ड, पीछे जो कॉलम होता है ना पहला कॉलम, उसमें आप देखते हैं कि उसका आगे आपने जवाब आगे तलाश करना होता है। तो आइटम इन द कॉलम फॉर विच अ मैच इज सॉर्ट, जिसके लिए आगे आप मैच तलाश करते हैं, पहला जो कॉलम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइटम को उसको प्रीमियर बोलते हैं, अगले वाले को रिस्पांस बोलते हैं। तो डिस्ट्रैक्टर ये जो एमसीक्यूज में होते हैं डिस्ट्रैक्टर्स, प्रीमियर इसको हम बोलेंगे। आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन 2 थिंग्स इज डिटरमिन बाय, यानी कि 2 चीजों के दरमियान जब रिलेशनशिप होता है ना वो किससे डिटरमिन होता है, डेमोन्स्ट्रेट होता है किससे, 2 चीजों के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है, ट्रू फॉल्स से, कंप्लीशन से, मैचिंग आइटम से या शॉर्ट आंसर से। तो मैचिंग आइटम से आप क्या करते हैं, 2 चीजों के दरमियान रिलेशनशिप को आप जाहिर करते हैं। द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम इन एमसीक्यूज इज कॉल्ड, एमसीक्यूज में जैसे ये प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्टेम बोलते हैं, ऑप्शन बोलते हैं, डिस्ट्रैक्टर या प्रीमियर। तो स्टेटमेंट को हम स्टेम बोलते हैं एमसीक्यूज में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। द लिस्ट ऑफ सजेस्टेड आंसर्स इन एमसीक्यूज इज, तो एमसीक्यूज में जो सजेस्टेड आंसर्स की लिस्ट होती है उसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव्स, चॉइसेस, ऑप्शंस, ऑल। तो जो सजेस्टेड आंसर्स होते हैं ना नीचे दिए गए सर ये आंसर्स हैं, इनको हम अल्टरनेटिव भी बोल सकते हैं, चॉइस भी बोल सकते हैं, ऑप्शन भी, और तमाम ये यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा। द करेक्ट ऑप्शन इन एमसीक्यूज इज कॉल्ड, जो दुरुस्त जवाब होता है एमसीक्यूज में उसको क्या बोलते हैं, आंसर, डिस्ट्रैक्टर, रिस्पांस, नन। तो जैसे ये डिस्ट्रैक्टर और रिस्पांस पहले डिस्कस हो चुके हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम, आंसर। रिस्पांस आगे वाले कॉलम में होता है। इनकरेक्ट ऑप्शंस इन एमसीक्यूज आर कॉल्ड, जो गलत जवाब होते हैं ना एमसीक्यूज में आगे जो ऑप्शंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रैक्टर्स, डिस्ट्रैक्टर्स उनको कहते हैं, बी आंसर हो जाएगा। द मोस्ट वाइडली एप्लीकेबल टेस्ट आइटम इज, यानी कि ज्यादा इस्तेमाल होने वाला टेस्ट आइटम कौन सा है, शॉर्ट आंसर्स, कंप्लीशन, मैचिंग या एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज एक ऐसी टेस्ट की टाइप है जो कि मोस्ट वाइडली जो है ना एप्लीकेबल और वाइडली यूज हो रहा है आजकल, उसको एमसीक्यूज। द टाइप ऑफ एसे आइटम इन विच कंटेंट्स आर लिमिटेड आर, यानी कि एक ऐसा एसे आइटम जिसमें कंटेंट्स आर लिमिटेड। एसे आइटम से मुराद ये नहीं है ना जो आप मजमून लिखते हैं, जैसे मसलन जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं लेकिन उनमें कंटेंट्स लिमिटेड होते हैं, जैसे मसलन आप एक साइंस में जैसे हो सकता है ना आप किसी चीज को डिस्क्राइब करें तो उसमें आप बाहर तो नहीं निकल सकते ना, एक ही आप लिमिटेड रहेंगे आप। तो कंटेंट्स जब लिमिटेड हो लेकिन जवाब जो है सवाल जो है तो वो क्या हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस बोलते हैं, एक्सटेंडेड रिस्पांस, एमसीक्यूज या ट्रू फॉल्स। एमसीक्यूज ट्रू फॉल्स तो होता ही नहीं है, तो ये रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन होते हैं, यानी कि रिस्ट्रिक्ट होते हैं आप, तो ये ए इसका आंसर हो जाएगा। तो एक्सटेंडेड रिस्पांस में क्या आता है, आप ज्यादा से ज्यादा उसमें जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं, लेकिन जैसे इधर कंटेंट्स लिमिटेड हैं तो ये रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। द एबिलिटी टू सेलेक्ट, ऑर्गेनाइज, इंटीग्रेट एंड इवेल्युएट आइडियाज इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय, यानी कि जब आप क्या करते हैं कि कोई भी आइडिया हो ना उसको आप ऑर्गेनाइज करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ लिखते हैं, तो ये क्या होता है, किससे होता है, किस तरह के आइटम में होता है, ये रिस्ट्रिक्टेड आइटम में होता है, एक्सटेंडेड रिस्पांस आइटम में, एमसीक्यूज में या ट्रू फॉल्स में। तो पहले डिस्कस हुआ पिछले एमसीक्यूज में, ये क्या है, एक्सटेंडेड रिस्पांस आइटम्स में आप इवेल्युएट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और ये तमाम तफसील उसके हवाले से आप लिखते हैं, अपनी ओपिनियन भी आप देते हैं। बी आंसर हो जाएगा। द एनालिसिस ऑफ आइटम्स इज नेसेसरी विद टेस्ट्स, यानी कि आइटम्स का एनालिसिस क्यों जरूरी होता है, कौन से टेस्ट में जरूरी, आइटम्स जो है ना जैसे मसलन एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है, दीगर जो इनको हम आइटम बोलते हैं, तो ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट में उनका एनालिसिस जरूरी होता है, टीचर मेड टेस्ट में, एमसीक्यूज में या किसी में भी नहीं। तो जो आपके जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं ना, स्टैंडर्डाइज टेस्ट ये होते हैं कि जो आप टेस्ट कंडक्ट करते हैं उसमें टाइम भी सेम होता है, क्वेश्चन भी सेम होते हैं, मार्क भी सेम होते हैं, तमाम बच्चों को वो आप क्वेश्चन देते हैं, एक स्टैंडर्ड टेस्ट होता है जिससे आप आगे आपको नतीजा निकाल के किसी पर्पस के लिए उस टेस्ट को आप यूज़ करते हैं। तो उसमें आइटम्स को देखना ज़रूरी होता है, एनालिसिस करना, यानी उस टेस्ट को अच्छी तरह से उसको डेवलप करना ज़रूरी होता है। दिस इज
स्टैंडर्डाइज टेस्ट। विच वन इज नॉट द टाइप ऑफ टेस्ट बाय पर्पस, तो इनमें से कौन सा जो है तो टाइप नहीं है बाय पर्पस टेस्ट की। बाय पर्पस यानी मकसद के तहत जब आप कोई टेस्ट बनाते हैं। ऐसे टाइप टेस्ट होता है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, नाम रेफरेंस टेस्ट, स्टैंडर्डाइज टेस्ट। तो ये तीनों तकरीबन डिस्कस हो चुके हैं, ये बाई पर्पस टेस्ट होते हैं। तो ये बाई पर्पस टेस्ट नहीं होता, ये टाइप होती है टेस्ट की, ऐसे टाइप टेस्ट। द टाइप ऑफ टेस्ट बाय मेथड इज, ये देखें ना, ये तीनों क्या हैं, क्राइटेरियन रेफरेंस, नाम रेफरेंस, स्टैंडर्डाइज टेस्ट, ये क्या है बाय पर्पस टेस्ट हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट क्या है बाय मेथड, यानी कि टेस्ट का मेथड क्या है, ये इसका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद अदर स्टूडेंट्स इन, एक बच्चे की परफॉर्मेंस दीगर स्टूडेंट्स से कंपेयर की जाती है किस तरह के टेस्ट में, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में, नाम रेफरेंस टेस्ट में या स्टैंडर्डाइज टेस्ट में। तो देखें ना, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या होता है कि आप कोई क्राइटेरिया सेट कर देते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग आप बच्चों की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, तो वो क्राइटेरिया होता है, पहले से सेट क्राइटेरिया होता है। नाम रेफरेंस जो है ना, एक बच्चे की परफॉर्मेंस से को दूसरों की परफॉर्मेंस से आप कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्डाइज डिस्कस हो चुका, तो स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद अदर स्टूडेंट्स इन, तो ये नाम रेफरेंस में दीगर स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस से आप एक बच्चे की परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं। जबकि स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद क्लियरली डिफाइंड लर्निंग टास्क्स, यानी कि पहले से डिफाइंड कुछ जो है ना क्राइटेरिया होता है, उसके साथ आप किसी क्राइटेरिया के साथ आप जब स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में होता है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में, नाम रेफरेंस टेस्ट में या स्टैंडर्डाइज टेस्ट में। तो ये क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में आप क्या करते हैं कि बच्चों की परफॉर्मेंस को जज करते हैं प्री डिफाइंड लर्निंग टास्क्स, ऑब्जेक्टिव्स या प्री डिफाइंड आपके क्राइटेरियाज होते हैं, उनके साथ आप मेजर करते हैं। बी आंसर हो जाएगा। द टेस्ट दैट मेजर्स लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स इज, बच्चों के लर्निंग आउटकम्स जो है ना, जो टेस्ट मेजर करता है वो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इंटेलिजेंस टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट या डायग्नोस्टिक टेस्ट। जैसे पहले डिस्कस हो चुका ना, ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है। ये एप्टीट्यूड टेस्ट भी ये हमने तबीयत का मिलान चेक करने के लिए होता है, इंटेलिजेंस टेस्ट अलग चीज़ होती है। तो ये अचीवमेंट टेस्ट जो होता है ना, बच्चों की को मेजर करता है लर्निंग आउटकम्स को, कि उन्होंने कितना सीखा है। टेस्ट डिजाइन टू प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंसेस, आपकी फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करने के लिए जो टेस्ट डिजाइन किया जाता है वो पहले भी डिस्कस हुआ। एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है ना, तो वो आपकी फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करता है कि आपने मुस्तकबिल में किस तरह की परफॉर्मेंस देनी है। ये आंसर हो जाएगा। द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंटेलिजेंस वाज, मॉडर्न इंटेलिजेंस टेस्ट का जो फाउंडर था वो कौन था? टर्मन, अल्फ्रेड बाइनेट, स्टर्न, गलफोर्ड। तो ये अल्फ्रेड बाइनेट टेस्ट जो है ना वो इंटेलिजेंस टेस्ट है, तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस्तेमाल होने शुरू हुए थे। तो ये अल्फ्रेड बाइनेट जो है तो ये मॉडर्न इंटेलिजेंस टेस्ट का फाउंडर है। द फार्मूला टू डिटरमिन IQ, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट IQ वाज प्रेजेंटेड बाय, यानी कि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट का जो फार्मूला है वो किसने प्रेजेंट किया था? टर्मन ने, अल्फ्रेड बाइनेट, स्टर्न या गलफोर्ड ने? तो ये स्टर्न ने जो है तो IQ का फार्मूला प्रेजेंट किया था। IQ ऑफ ए स्टूडेंट हैविंग सेम फिजिकल एंड मेंटल एज विल बी, तो एक बच्चे का IQ जिसकी मेंटल एज भी वही हो और फिजिकल एज भी वही हो, सेम हो, तो वो उसका IQ क्या होगा? यानी कि एक बच्चे की अगर मेंटल एज कम है और फिजिकल एज ज़्यादा है तो IQ उसका कम होगा। एक बच्चे की मेंटल एज अगर ज़्यादा है, फिजिकल एज अगर कम है तो उसका IQ ज़्यादा होगा, और मेंटल एज अगर कम है ना तो फिर IQ कम होगा। लेकिन अगर दोनों एजेस बराबर हैं तो क्या होगा? IQ सेम होगा, यानी 100 होगा। एक बच्चे की 10 साल उम्र है फिजिकल, तो मेंटली वो जो है ना 12 साल का है तो वो 120 हो जाएगी। लेकिन अगर 10 साल उम्र है और मेंटली वो 8 साल के बच्चे के बराबर है तो वो 80 उसका IQ हो जाएगा। तो इस तरह से ये इस बच्चे का IQ सेम वो 100 हो जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और कुछ चीज़ें आपको नई आपको समझने में मदद मिली होगी। तो इंशाल्लाह फिर किसी नए लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी